Okay, so this is lecture number 4 of structure of atom, and we had just completed Rutherford model. और अपना डिस्कशन हम आगे बढ़ाते हैं, उसी से हम जो वेरियस एटॉमिक पार्टिकल्स थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सब के बारे में भी थोड़ा थोड़ा ब्रीफ इंट्रो लिया था। और या इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जो कि इंफॉर्मेशन है 11th एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, जो मैं अभी अगले 15-20 मिनट में पढ़ाऊंगा। वो मैं कल भी पढ़ाना चाह रहा था, बट ऑब्वियसली टाइम हो गया था, तो वी एक्सीडेड आवर टाइम लिमिट, बट आज की क्लास में उसको कवर करते हैं। सो लेट अस कैरी ऑन विद आवर डिस्कशन। ओके, तो भाई बताइए, स्क्रीन दिख रहा है आपको? स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। यस सर। बहुत अच्छी बात है। आइसोटोप्स, आइसोटोप्स, तो आइसोटोप्स क्या होते हैं भाई? व्हाट डू मीन बाय आइसोटोप्स? आइसोटोप्स क्या होते हैं भाई, बताइए। अनुष्का शर्मा बताइए आप, आइसोटोप्स क्या लिखा हुआ है, बताइए अनुष्का। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। Atoms of same element having different mass number. Atoms of the same element having different mass number. अब अन्वेषा आप बताइए कि मास नंबर उनका डिफरेंट क्यों होता है? आइसोटोप्स का मास नंबर डिफरेंट क्यों होता है, बताइए। The mass number means the number of nucleons or protons or neutrons. ठीक। तो सर मतलब भाई दो वर्ड यहाँ पे क्रिटिकल है, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो क्या होंगे, सेम होंगे। जब सेम एलिमेंट बोला जा रहा है तो उनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो क्या होंगे, सेम होंगे। अब डिफरेंट क्या कहा जा रहा है, मास नंबर। तो प्रोटॉन्स तो सेम है, क्योंकि अगर प्रोटॉन सेम ना होते तो सेम एलिमेंट ना कहा जाता। प्रोटॉन सेम ना होते तो सेम एलिमेंट नहीं कहा जाता। प्रोटॉन्स तो सेम है, मगर मास नंबर तब भी अलग अलग है। क्यों अलग अलग है, अन्वेषा बताइए। न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। हाँ, न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं, तो ये बात आपने बिल्कुल पिन पॉइंटेड वे में कही कि न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं, न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। तो ये लिखिए जल्दी से, आइसोटोप्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम होते हैं, सेम एटम के ही एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट सेम है, मगर उनमें न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। न्यूट्रॉन्स डिफरेंट, दीज आर ऑल एग्जांपल्स, ये 3 एग्जांपल्स हैं। आइसोटोप में न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। जल्दी से लिखिए। ये देखिए इन्होंने क्या बात कही, क्या बात बताई। हाँ भाई अनुष्का शर्मा पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? स्पीक लाउडली प्लीज। अनुष्का पढ़िए। The difference in isotopes is because of the difference in the number of neutrons. Carbon, for example, has 3 naturally occurring isotopes: 12C, 13C, and 14C. Now 12C has 6 protons and 6 neutrons. 13C has 6 protons and 7 neutrons. 14C has 6 protons and 8 neutrons. ठीक, तो इसको चीज प्लीज नोट डाउन करिए। ये क्या चीज, आइसोटोप्स, जल्दी से लिखिए ताकि हम अपना जो है वो क्या कहते हैं सजेशन स्टार्ट करेंगे। लिखिए, डिस्कशन फिर फर्दर कंटिन्यू कर सके। जैसे लिख लेंगे बताएंगे। ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। यहाँ मैं इसके बारे में और बताता चलूं। हाँ भाई कुणाल बताइए। ये तो हाइड्रोजन है, ठीक, इसका नाम हाइड्रोजन 1, 2, इसका नाम क्या होता है कुणाल बताइए। सर इसका प्रोटियम, ड्यूट्रियम और सर तीसरे वाले का ट्रीटियम। इसका नाम होता है, दिस इज नोन, पहले वाले को तो हम प्रोटियम कहते हैं, नॉर्मल हाइड्रोजन है, दैट इज नोन एज प्रोटियम।
The second one, it is known as ड्यूटीरियम। और तीसरा वाला जो आइसोटोप है, उन्होंने बहुत अच्छा बताया, इसका नाम होता है ट्रीटियम। ये सब पता होना चाहिए। अब ये सिंबल लिखे हुए, प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्रीटियम, ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। माइंड यू, आइसोटोप्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं, मगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। ऐसे कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, एक का नाम है कार्बन 12, एक का नाम है कार्बन 13, एक का नाम है कार्बन 14। क्लोरीन के 3 आइसोटोप्स थे, क्लोरीन 35 वाला है, क्लोरीन 37 वाला है। Again, I would like to remind, number of protons they are same, but number of neutrons they are different. And because the number of neutron is different, mass number is different. अगर लिख लिया हो तो बताइए। ड्यूटियम, जी सब जी प्रो हाँ बोलिए सब बोलिए। प्रोटियम में न्यूट्रॉन्स क्यों नहीं होते? मतलब मैम ये पहला एलिमेंट है, वो आपके उसमें सिर्फ प्रोटॉन ही है, न्यूट्रॉन नहीं है उसके अंदर। नहीं होते क्या मतलब, एक फंडामेंटल पार्टिकल है, उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन नहीं है। न्यूट्रॉन का हर किसी में होना नेसेसिटी तो नहीं है। तो हाइड्रोजन एक ऐसा है जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं है। इनफैक्ट फिर आगे चल के ऐसा भी होता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में बराबर भी नहीं है, किसी में ज्यादा है, किसी में कम है। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है। ओके सर। लिख लिया हो तो भाई बताइए, फिर वी कैन मूव अहेड। यस सर। चलिए, जो इनसे बात पूछी थी वो लास्ट यही है। अगर ये भी अप्रोप्रिएट लग रही है तो आप लिख सकते हैं। वो क्या है बात कि भाई आइसोटोप्स आखिरकार क्या में अंतर क्या है। द डिफरेंस इन आइसोटोप एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। बस इतना ही लिखना है कि आइसोटोप्स में अंतर जो होता है वो न्यूट्रॉन के कारण होता है। द डिफरेंस इन आइसोटोप एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होने के कारण उस रीजन से आइसोटोप्स में आपके सर डन। चलिए, अब अगली क्या चीज आ रही है भाई। आइसोटोप्स के बाद अगली क्या चीज आ रही है, आइसोबार्स। आइसोटोप्स के बाद अगली चीज क्या आ रही है, आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या है भाई, व्हाट डू मीन बाय आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या है, चलिए रैयान पढ़िए आइसोबार्स। Atoms of different elements having same mass number. Different element, why I am calling them as different element? Because they have different number of protons. हाँ, क्योंकि उनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट होते हैं। ये आइसोबार्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट होंगे मगर तब भी मास नंबर सेम है। मास नंबर सेम होने का मतलब कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट है, बट टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन मिला के जो है वो सब सेम है। ठीक है, कुछ बात yes, समझ में आई? Yes sir. चलिए, वेरी गुड। लिखिए, जल्दी से लिखिए।
लिख लिया तो बताइए। Yes, sir, लिख लिया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब ये देखिए, ये एग्जाम्पल हो गया ऐसे कार्बन 14 और नाइट्रोजन। कार्बन ये डिफरेंट एलिमेंट है, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो डिफरेंट है, बट इनका मास नंबर तब भी क्या है, सेम है। मास नंबर क्या है, सेम। ठीक, अगली चीज क्या आ गई, अगली चीज क्या आ गई, आइसोटोप्स लिख लिया। अगली चीज क्या आ गई, आइसोटोन्स। अगली चीज क्या आ गई, आइसोटोन्स। व्हाट डू मीन बाय आइसोटोन्स? आइसोटोन्स, आइसोटोन्स क्या होते हैं भाई? आइसोटोन्स क्या होते हैं? हाँ भाई नेहा पढ़िए, क्या लिखा हुआ आइसोटोन्स क्या होते हैं, पढ़िए। Two nuclei having the same number of neutrons or same value of A and Z are called isotones. माइनस जेड, ये वो बीच में माइनस का साइन है। ए क्या हो गया, मास नंबर, जेड क्या हो गया, Atomic number. एटॉमिक, मतलब एटॉमिक नंबर। तो जब मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस करेंगी तो क्या आएगा? The number of neutrons. हाँ, तो जिन वो वैसे न्यूक्लियस जिनमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आइसोटोन। मैम आइसो जब भी वर्ड यूज हो ना तो ये समझिएगा कि कुछ ना कुछ सेम हो रहा है। जब भी ये वर्ड यूज होगा ना आइसो, तो ये समझ लीजिएगा कि समथिंग इज सेम। तो देखिए आइसोटोप में क्या सेम था, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। Protons. आइसो बार में क्या सेम निकला, Mass number. मास नंबर। आइसोटोन में क्या सेम निकल रहा है, नंबर Number ऑफ of neutrons. तो अब वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को बड़ी चालाकी से निकालने की मेथोडोलॉजी क्या है, A minus Z. चलिए तो लिख लीजिए, फिर लिख लीजिए, लिख लीजिए भाई, लिख लीजिए, लिख लीजिए। जब भी आइसोटोन्स होंगे तो उनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, बस शॉर्ट डेफिनेशन लिखेंगे। मैं लंबे चौड़े नोट्स बनाने के फेवर में नहीं हूं। nuclei having same number of neutrons A minus Z value are called isotones। भाई इनमें एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट होगा, मास नंबर भी डिफरेंट होगा, मगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तब भी सेम होंगे। लिख लेंगे तो बताएंगे एक इलस्ट्रेशन इसके। तो तीन है, सबसे फेमस इलस्ट्रेशन तो यही है, कार्बन 13 एंड नाइट्रोजन। अब देखिए कार्बन 13 में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने, 7। Yes, और sir. यहाँ नाइट्रोजन में भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने, 7. 7। तो ये दोनों आपस में क्या होगा, Isotones. आइसोटोन्स। आइसोटोन्स लिखिए। ए माइनस जेड लिख लीजिएगा, थोड़ा सा वैल्यू एडिशन हो जाएगा। तो अगर लिख लिया तो भाई बताइए आगे बढ़े। यस सर। आइसोटोन्स। अब नेक्स्ट क्या आ गया, ये भी सुना होगा सब कुछ, ये 10th क्लास में 9th क्लास में थोड़ी थोड़ी इंफो देते हैं टीचर्स अगर सही से पढ़ा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, यांशु बताइए आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होती है, बताइए। सर जहाँ पे सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हाँ, क्योंकि आइसो आ गया और इस बार इलेक्ट्रॉन आ गया, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट आंसर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो नेक्स्ट हम लिख लेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक ये पढ़िए यांशु। Atoms or ions containing same number of electrons are called isoelectronic species. For example, fluorine minus, Na plus, magnesium 2 plus, aluminium 3 plus, and Ne.
हाँ लिखिए, तो खटाखट लिखिए सर। इनमें इन सब में 10 इलेक्ट्रॉन है, अभी मैं समझाऊंगा। अभी इन सब में 10 इलेक्ट्रॉन है, अभी समझाऊंगा। लिखिए, नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन कीजिए। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। सर इस साइड में एल क्या है ऊपर? अभी समझाऊंगा सर, आप पहले डेफिनेशन तो लिखिए, अभी समझाऊंगा। लिख लिया भाई? लिखा लिखा लिखा? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। ये देखिए, अब एक एग्जाम्पल आइसो इलेक्ट्रॉनिक के मैं इधर एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। फ्लोरीन से और पहले भी अगर हम लिखना चाहें तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब लिख दिए। अब देखिए, आप खुद बताइए, नाइट्रोजन के पास में अभी जो ये लिखा हुआ है, नाइट्रोजन जिस फॉर्म में अभी लिखा हुआ है उस फॉर्म में बताइए कि दीपाली, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? दीपाली, आवाज आ रही है? Yes, sir. बताइए भाई, ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या है? 7. जब ये क्या लिखा है? 7 जो नीचे लिखा हुआ है वो 7 क्या है? Atomic number. हाँ, तो यानी प्रोटॉन 7 है और कोई चार्ज तो हाँ। नजर आ नहीं रहा, तो यानी No, sir. इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 7. 7। अब अगर मैं ऐसे करके लिख दूं, चलिए ये तो आपको दिखाने के लिए था, अगर मैं ऐसे करके यहाँ पर ये लिख दे रहा हूं, ये देखिए N-3, तो अब नाइट्रोजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 10. O-2। अब ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 10. F-। अब फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 10. Na+। अब सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 10. Mg+2। अब मैग्नीशियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 10. Al+3। अब एल्युमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 10. तो यानी अब इन सब के पास क्योंकि बराबरी के इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये सब लोग क्या हैं? Isoelectronic. आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। एटम भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं। अब कुछ बात समझ में आई? Yes, sir. नोट डाउन कर लीजिए। ऑल ऑफ देम आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताइए बताइए बताइए। सर हम आइसोटोप्स को भी तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक कह सकते हैं। देखिए, आइसोटोप्स तो सर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उनमें सेम है ही। तो सर जिनके नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, अगर वो न्यूट्रल है तो उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। वो तो देखिए, आइसोटोप्स तो सर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट है ही ना वैसे भी, तो उनके तो सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। मगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए स्पेशल बात यह है कि वो डिफरेंट एटम्स के एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स है।
तब भी उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम। जो सेम एलिमेंट के उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो तो वो तो कोई अजूबी वाली बात है ही नहीं, वो तो ऑब्वियस बात है। जो डिफरेंट के होंगे वो एक अलग बात है ना। चलिए आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया, इसको पढ़िए जरा, पढ़िए यहाँ से नोट जो लिखा हुआ है यहाँ से पढ़िए सर, स्टार्ट करिए पढ़ना। The chemical properties are dependent on the number of electrons, which in turn depends on the number of protons. The number of protons in the nucleus of an atom determines the identity of the atom. So all isotopes show similar chemical properties. As a result, all atoms of an element must have the same number of protons, but they do not have to contain the same number of neutrons. ठीक, अब देखिए यहाँ से जो आप बात बोल रहे थे उस पे एक कमेंट पास किया गया कि यार आइसोटोप जो है उनमें प्रोटॉन सेम है और इलेक्ट्रॉन तो न्यूट्रल रखने के लिए सेम होंगे, तो आइसोटोप्स आइसो इलेक्ट्रॉनिक होने ही है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें तो कोई मतलब कि ये ऑब्वियस वाली बात है। बट ये तो सर सब डिफरेंट एलिमेंट थे ना, इनके भी अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो यहां पर कुछ ऐसी बात है जिसको हमको अलग से एक्सप्लेन करने की जरूरत है। ठीक है? Yes, sir. आइसोटोप्स डेफिनेटली दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक इन जनरल, अगर उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो। जिसके भी सेम होंगे तो वो आप जो है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है। बट कोई जरूरी नहीं है मैं दो आइसोटोप लूं, एक का कटायन और अनायन बना दूं, दूसरे का नहीं बनाऊं, तो वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक थोड़ी होंगे। बात समझ में आई? Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं। आइसोडाइफर्स, सारे आइसो डिस्कस करने हैं तो अगला आ गया आइसोडाइफर्स। आइसोडाइफर्स क्या होता है भाई? व्हाट इज आइसोडाइफर्स? अनुश्री बताइए आइसोडाइफर्स। नहीं पता सर, इसके बारे में पहले कभी नहीं पढ़ा। चलिए कोई 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 टेंशन नहीं, अभी पता चल जाएगा, हम सीखने ही आए। रैयान बताइए। नो आइडिया सर। कुणाल? सर ये शायद सर न्यूक्लियस से रिलेटेड होता है शायद सर, न्यूक्लियस। हाँ हाँ, अरे गैस भी चलेगा यार, गैस भी चलेगा, कोई जरूरी थोड़ी सही आंसर नहीं होगा तो कोई गड़बड़ थोड़ी हो जाएगी। चांस सर, मारिए। हाँ बोलिए। डिफरेंट प्रोटॉन एंड डिफरेंट इलेक्ट्रॉन बट सेम न्यूट्रॉन, शायद से सर अब वो तो फिर सेम न्यूट्रॉन के लिए तो सर आइसोटोन्स है ही ना हमारे पास। सर हाँ दृश्या बताइए, दृश्या प्लीज। सर आई थिंक इनके न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का डिफरेंस सेम होता है। हाँ ये सही आंसर है। सर हाँ हाँ बोलिए बोलिए। हैविंग सेम नंबर ऑफ आइसोटोपिक नंबर। आइसोटोपिक नंबर नहीं नहीं नहीं, आइसोडाइफर्स सेम डिफरेंस, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन की वैल्यू सेम आए उनको हम आइसोडाइफर्स बोलते हैं। पढ़िए भाई दृश्य, आपने बताया है तो आप ही पढ़िए आइसोडाइफर्स। पहले तो हेडिंग डाल लेंगे आइसोडाइफर्स, आइसोडाइफर्स हेडिंग डाल लेंगे, फिर देखते हैं। आइसोडाइफर्स डाल ली भाई, हेडिंग डाल ली? यस सर। चलिए Yes, sir. देखिए आइसोडाइफर्स क्या है। आइसोडाइफर्स क्या है? दो ऐसे न्यूक्लियाई लिखिए भाई, इन्होंने बताया, पढ़िए दर्शा। Two nuclei with the same difference between number of neutrons and protons or having same value of A minus Z minus Z अब or ये देखिए A माइनस जेड क्या हो गया मैम? A माइनस जेड क्या हो गया? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और माइनस जेड यानी नंबर ऑफ
प्रोटॉन, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, तो A माइनस Z वो एक्चुअली में क्या बन जाएगा, A माइनस 2Z। ठीक है, कुछ बात समझ में आई? बताइए। यस सर। सर हमने इसमें ए क्या लिया है? ए तो मैम मास नंबर है। हाँ सर, अरे सर मैं भूल गया। चलिए ठीक। देखिए एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, उसको आप समझिए। कैसे थोरियम लिया हुआ है, थोरियम लिया हुआ है इन्होंने, तो थोरियम का एग्जाम्पल क्या है, मास नंबर कितना है थोरियम का, ये देखिए मास नंबर कितना है 234, 234। एटॉमिक नंबर 90, तो A माइनस 2Z जब करेंगे 234 वो न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन है, तो पहले तो न्यूट्रॉन निकालिए A माइनस Z, उसमें से प्रोटॉन माइनस कर दीजिए फिर 90, तो A माइनस 2Z करेंगे तो 234 माइनस 2 इंटू 90, तो कितना निकल कर आएगा 54। और ऐसे यूरेनियम 238 आप ले लें, तो उसमें भी अगर आप देखेंगे 238 मास नंबर है, माइनस 2Z करेंगे तो वो भी निकल के आएगा। यानी कि मुझको पता चला कि यूरेनियम और थोरियम ये आपस में क्या है, आइसोडाइफर्स। आइसोडाइफर्स। बात समझ में आई? यस सर। चलिए चलिए, अब तो हाँ भाई, अब समझ में आया, अनुश्री समझ में आया आइसोडाइफर्स क्या होते हैं? यस सर। चलिए कुणाल। यस सर। ये देखिए, क्या ये तीनों आइसोडाइफर्स हैं? क्या ये Yes, sir. तीनों आइसोडाइफर्स हैं? यस कुणाल सर। बताइए। Yes, sir. बताइए कुणाल। Yes, sir. यस सर। कैसे कैसे? सर 12 माइनस 6 इंटू 2 करेंगे तो सर वो भी 0 आएगा, 16 माइनस 8 16 वो भी 0, और सर थर्ड वाला भी 0 ही आएगा, तीनों का सेम। हाँ 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 ठीक। सब सब क्योंकि 0 भी तो एक नंबर है ना, मतलब सबकी वैल्यू सेम आ रही है, तो जो है वो क्या कहते हैं कि वो भी तो एक नंबर ही है, ये आइसोडाइफर्स हो। बिल्कुल। all these three are isodiphers. Done, sir. ठीक, लिख लिया आइसोडाइफर्स, लिख लिया। यस सर। चलिए लास्ट क्या आ रहा है भाई, मुझे ये भी पता नहीं, सुना हुआ होगा आप लोगों ने या नहीं सुना हुआ होगा, आइसोस्टर्स। आइसोस्टर्स ये लास्ट है, आइसो वाली सीरीज में ये लास्ट है, आइसोस्टर्स। तो भाई पढ़ लेते हैं जरा, इसको भी पढ़ लेते हैं, आइसोस्टर्स क्या है। तारिक मिर्जा पढ़िए। Species that are isoelectronic as well as consist of same number of atoms are known as isosters.
सेम नंबर ऑफ एटम्स, यानी अगर जैसे CH4 में सर कितने एटम्स है बताइए, कुल अलग अलग मिला के 5 CH4 मॉलिक्यूल में, हाँ 5, और NH4+ में कितने एटम्स हैं 5 तो ये दोनों में देखिए नंबर ऑफ एटम्स तो सेम हो गए, इसमें भी 5 है इसमें भी 5 है। अब क्या दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है, काउंट करिए टोटल टोटल कुल मिला के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताइए? 6 कार्बन के पास में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वेरी गुड। और हाइड्रोजन के पास में? एक भी नहीं। वाह 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 वाह, हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। एक होता है सर, एक होता है सर। वाह सर वाह। तो सर टोटल कितने होगा, क्योंकि 4 हाइड्रोजन है ना, तो कार्बन हाइड्रोजन मिला के टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 10 10। अब नाइट्रोजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 अब पॉजिटिव चार्ज आया तो किसी ना किसी से तो चोरी हुई है इलेक्ट्रॉन की, कहीं किसी से तो निकाला गया है, तो मान लेते हैं नाइट्रोजन से ही निकाला गया है, तो 7 में से 1 कम हो गया, तो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 और 4 हाइड्रोजन है तो कितने हो गए? 10 तो टोटल कितने हो गए? 10 10। तो यानी ये देखिए नंबर ऑफ एटम्स भी सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम है, तो ये दोनों क्या हो गए? आइसोस्टर्स। ठीक, चलिए चलिए लिखिए। समझ में आया तारिक? यस सर। चलिए चलिए, आफिया आपको समझ में आया? काफिया समझ में आया? आफिया कैन यू हियर मी? यस सर। चलिए ठीक है। अनुष्का लिख रही हैं आप, नोट्स बना रही हैं? चलिए सर अभी कोचिंग की रीओपनिंग का कोई नोटिस नहीं आया? देखिए, मोस्ट प्रोबेबली वी आर एक्सपेक्टिंग कि जुलाई में कुछ ना कुछ होना चाहिए, जुलाई में। तो जैसे मतलब जब हर बार जब गाइडलाइंस पिछली वाली एंड हो रही होती हैं, उससे 1-2 दिन पहले नई गाइडलाइंस रिलीज होती हैं, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि जो है वो समथिंग इस मंथ के एंड में आना चाहिए। हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं। जी सर। डन सर। चलिए ये आइसोएस्टर्स हो गए, इसके एग्जाम्पल्स इलस्ट्रेशन भी नोट डाउन कर लें। ये सब भी, ये देखिए ये लोग भी आइसोएस्टर्स हैं, ये भी आइसोएस्टर्स हैं, ये भी आइसोएस्टर्स हैं। डन। चलिए अब ये देखिए, ये लाइक दीज वर द होमवर्क क्वेश्चन व्हिच आई इंटेंडेड टू गिव यू यस्टरडे
2.3, 2.4, 2.40, 2.41, 2.42, 2.43 ये होमवर्क क्वेश्चन है और अच्छे सवाल हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं। दीज आर गुड क्वेश्चन, आई वुड से अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक, अब इनमें से एक सवाल जो है वो मैं खुद भी कराना चाहूंगा, आइए जरा देख लेते हैं। .42 ये वाला सवाल, ये क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन पढ़ते हैं जरा भाई, क्या क्वेश्चन है? वैष्णवी यादव क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए जो बॉक्स में बंद किया हुआ है, क्वेश्चन पढ़िए। An element with mass 81 contains mass number 81 contains 31.7% more neutrons as compared to protons. Assign the atomic symbol. ऐसा एटॉमिक सिंबल असाइन करने का मतलब कि आप उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो फिर ऑटोमेटिकली निकल जाएंगे, 81 में से माइनस करेंगे तो प्रोटॉन्स निकालने हैं, न्यूट्रॉन्स निकालने हैं, फिर सिंबल असाइन कर देना है। क्योंकि सिंबल असाइन करने के लिए हम यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लिख देंगे और यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन लिख देंगे, मास नंबर लिख देंगे तो असाइन हो जाएगा। तो मैम ये सवाल है, कर दीजिए जल्दी से। कनुप्रिया बताइए भाई, जल्दी से सॉल्व करके बताइए। एक क्वेश्चन एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन है, छोटे मोटे अच्छे सवाल हैं, जल्दी से करिए। यही इसी बहाने टेस्ट की प्रैक्टिस हो जाएगी। सब लोग ट्राई करें, कोई एक ही बच्चे नहीं, सभी लोग ट्राई करें। Sir, protons 35. Yes, sir. Protons Yes, sir. 35. 35. Sir, 35 protons. Yes, sir. 35. Yes, sir. देखते 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 देखिए, सवाल की लैंग्वेज को बहुत अच्छे से समझना है। लैंग्वेज क्या है कि मास नंबर 81 है और 31.7% मोर न्यूट्रॉन्स एज कंपेयर टू प्रोटॉन, यानी न्यूट्रॉन 31.7% ज्यादा है, मोर है, मोर। तो ये देखिए कि मैं लेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बी एक्स, मैं प्रोटॉन्स एक्स मान ले रहा हूं, तो न्यूट्रॉन्स फिर कितने हो जाएंगे? ये आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज ध्यान से पढ़ के समझना है कि उतने तो होंगे ही, उससे 31.7% और ज्यादा होंगे। जैसे मैं आपसे ये कहूं कि मेरे पास में 100 रुपए थे, मेरे पास में आई हैड 100 रुपीज और आपके पास में मुझसे 20% मोर है, ज्यादा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास में 20 रुपए होंगे। आपके पास में मेरे पास जितने थे उतने तो होंगे ही, और 20% और ज्यादा, यानी 100 का 20% यानी 20 रुपए और ज्यादा, यानी आपके पास कितने हो जाएंगे? 120। तो ये चीज आपको समझनी होगी कि भाई हमारे पास में न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? मोर है। ठीक, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, ये अब प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स मिला के 81 है, तो प्रोटॉन की जगह तो x है, न्यूट्रॉन की जगह ये है। अब ये हमारी एक इक्वेशन निकल कर आ गई। अब ये एक इक्वेशन है, इसको आप x के लिए आपको सॉल्व करना रहेगा। अब जब मैंने इसको x के लिए सॉल्व किया तो ऑलमोस्ट 34.958 या 35 आ रहा है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 35।
और मास नंबर 81, यानी ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ? ब्रोमीन। ब्रोमीन। ब्रोमीन की। अब वो आप नहीं भी लिखें तो आप 35 से असाइन कर देंगे सिंबल। ये पूरा सोल्यूशन है, आराम से इसको देखिए और समझिए। हाँ भाई वैष्णवी, समझ में आया? यस सर। पक्का? यस सर। चलिए बहुत अच्छी बात है। कनुप्रिया आप बताइए, समझ में आया? यस सर। चलिए चलिए, सोल्यूशन मतलब कोई उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना उसमें क्रैक करना है कि इनिशियल लैंग्वेज को आपने कैसे इंटरप्रेट किया। कि प्रोटॉन्स x मान लिए तो न्यूट्रॉन उससे उतने मोर है, 31.7% मोर। उस मोर को समझिए। फिर टोटल मास नंबर 81 दे रखा है, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 81 दे रखा है। तो प्रोटॉन x थे, न्यूट्रॉन उतने थे, उनको जोड़ के 81 के बराबर कर लिया। एक इक्वेशन बन गई, उसमें x अननोन क्वांटिटी है तो x आपने कैलकुलेट कर लिया, निकाल लिया। बात समझ में आई? यस सर। चलिए बहुत अच्छी बात है। लिख लिया हो भाई तो बताइए, आगे बढ़े। यस सर, लिख लिया। ठीक, तो ये होमवर्क के क्वेश्चन आपने एक तो देखिए, हमने यही क्लास वर्क ही हो गया 2.42, तो यही क्लास वर्क ही हो गया। तो बाकी सारे अब हमारे होमवर्क हैं 2.3, 2.4, 2.40, 2.41, 2.43। ठीक है, इसको ट्राई करेंगे, इसको ट्राई करेंगे। और ये कब तक भेजना होगा? टुमारो 11 AM, कल सुबह 11 बजे से पहले, 11 बजे तक की डेडलाइन है, उससे पहले ये क्वेश्चन करके भेज देंगे। भेज पाएंगे या नहीं बताइए भाई? यस भेज सर। पाएंगे? Yes, sir. यस सर। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो ये यहाँ पर हमारा डिस्कशन था। अब आइए ऑब्वियसली क्लास को आगे बढ़ाते हैं और रदरफोर्ड मॉडल और बोहर मॉडल, बोहर भी रदरफोर्ड के स्टूडेंट थे। नील बोहर वाज आल्सो स्टूडेंट ऑफ रदरफोर्ड। तो यहाँ पे बढ़ने से पहले जो है वो क्या कहते हैं, हम जरा अगली हमारी हेडिंग ही यही रहेगी, डेवलपमेंट लीडिंग टू बोहर मॉडल ऑफ एटम। अब ये क्या चीज है भाई, जरा डेवलपमेंट लीडिंग टू बोहर मॉडल ऑफ एटम, इन्होंने खुद ही बताया है कि बोहर मॉडल पे इतनी जल्दी नहीं पहुंच पाओगे। पहले जो है वो रदरफोर्ड मॉडल और बोहर मॉडल के बीच में कुछ और भी बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुए थे, और हमें उन दोनों के बारे में पहले जानना पड़ेगा। तो वो डेवलपमेंट क्या थे, कैसे थे, आइए जरा उनको समझते हैं। हर्ष चौधरी, आवाज आ रही है आपको? हर्ष चौधरी, कैन यू हियर मी? हर्ष चौधरी, कैन यू लिसन टू मी? ओके भाई, जेबा आवाज आ रही है आपको? Yes, sir. पढ़िए या यहाँ से पढ़िए। Historically, results observed from the studies of interactions of radiation with matter have provided immense information regarding the structure of atoms and molecules. Niels Bohr utilized these results to improve upon the model proposed by Rutherford. Two developments played a major role in the formulation of Bohr's model of atom. These were dual character of the electromagnetic radiation, which means that radiation possesses both wave-like and particle-like properties, and second, experimental results regarding atomic spectra. First, we will discuss about the dual nature of electromagnetic radiations. Experimental results regarding atomic spectra will be discussed in section 2.4. हाँ, तो वो तो देखिए बाद में पढ़ेंगे। हम यहाँ पर अपनी यही वाली हेडिंग डालते हैं कि बोहर मॉडल पे जाने से पहले कुछ ऐसे खास काम हुए थे
जिनको पहले समझना जरूरी है, क्योंकि इन्हीं को यूटिलाइज करके, इन्हीं सीढ़ियों पे कदम रख के बोहर ने अपना मॉडल दिया था। तो डेवलपमेंट लीडिंग टू बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, ये एक माइनर सी सब हेडिंग डाल लीजिए, डेवलपमेंट लीडिंग टू बोहर मॉडल ऑफ एटम, छोटी सी हेडिंग डाल लीजिए। कुछ इसमें बहुत ज्यादा काम नहीं करना है, नीचे काम करना है, बस ये तो सिर्फ हेडिंग डालनी है, डेवलपमेंट लीडिंग टू बोहर मॉडल ऑफ एटम। डन सर। चलिए, अब मेन जो डेवलपमेंट लीडिंग है, इसमें अभी हमें एटॉमिक स्पेक्ट्रा, तो देखिए बस ये मतलब आप अगर चाहें शॉर्ट में तो सिर्फ नाम लिख सकते हैं कि वो दो डेवलपमेंट क्या है जिन पे हमें अल्टीमेटली पढ़ना ही पढ़ना है। एक को अभी पढ़ रहे हैं, पहले ये पढ़ेंगे, फिर फिर एटॉमिक स्पेक्ट्रा अगले सेक्शन में देखेंगे। तो वो दो बातें क्या है, दो बातें क्या है? डुअल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, which means radiation possess both wave-like and particle-like properties। यानी जो लाइट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो कि लाइट है, वो आपके वेव प्रॉपर्टी भी रखती है और पार्टिकल वाली प्रॉपर्टी भी रखती है। पहली बात तो यही है, एक दो क्लास तो इसी पे चली जाएंगी, वेव प्रॉपर्टी एज वेल एज पार्टिकल प्रॉपर्टी पे, और काफी कुछ सीखने को भी मिलेगा। लिख लिया? यस सर। चलिए, डुअल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी कि वेव एज वेल एज पार्टिकल प्रॉपर्टीज। अब ये दो वर्ड है, या वेव और पार्टिकल, इसी पे हमको काम करना रहेगा। दूसरा तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा है। ये दो सिर्फ पॉइंट लिखने, अगर नहीं भी लिखें तो भी चलेगा। उसके बाद ये तो कुछ नहीं लिखना है, ये तो बस उन्होंने समझाया कि भैया आगे चल के पढ़ेंगे। अब आइए, डुअल कैरेक्टर का मतलब क्या है? सबसे पहले तो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो अब ये वेव नेचर क्या है भाई? वेव, व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन बाय वेव नेचर? ठीक, वेव नेचर क्या है? देखिए, वेव थ्योरी ये कह रही है कि जो हमारे, जैसे जो लाइट है वो वेव की फॉर्म में ट्रैवल करती है। अब वो वेव ऐसे है, जैसे उन्होंने ये लाइट की वेव बनाई है, तो जो टर्म यूज हो रहा है वो यूज हो रहा है इलेक्ट्रो, जो टर्म यूज हो रहा है लाइट के लिए वो ये है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं EM वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है कि लाइट की जो वेव ट्रैवल करती है उसके अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, दो कंपोनेंट। एक इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट, जैसे ये रेड वाली लाइन देखिए, मैं इसको समझाऊंगा भी। एक इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट, एक मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट। ये सब परपेंडिकुलर है, ये सब लोग आपस में परपेंडिकुलर है, और इन दोनों के परपेंडिकुलर लाइट का खुद का मोशन है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दिस, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्या बताना चाह रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिए। टिपिकल सी बात है, थोड़ा सा टाइम लगेगा।
बहुत ध्यान से समझिए, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिए। ये देखिए, देखिए अगर लाइट वेव है, वो ये हमारा मार्कर है, ये अगर लाइट की वेव ऐसे ट्रैवल कर रही है इस डायरेक्शन में, ठीक, ये ऐसे ट्रैवल कर रही है, तो अब ये देखिए, ये इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर एक ये वाला डायरेक्शन भी है जो आपकी तरफ आ रहा है, दिख रहा है आपको ग्रीन मार्कर? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. और इसके ये जो मेरा व्हाइट कलर का जो पेन है उसके परपेंडिकुलर ये रेड मार्कर भी है, ठीक, तो रेड भी उसके परपेंडिकुलर है और जो ग्रीन आपकी तरफ आ रहा है वो भी उसके परपेंडिकुलर है, और रेड और ग्रीन आपस में भी परपेंडिकुलर है, और जो जो ये व्हाइट कलर का जो मेरा पेन है वो रेड और ग्रीन उनके परपेंडिकुलर, तो ऑल थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये दिख रहा है आपको, हर किसी ने एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रखा है, दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. दिख रहा है मार्कर लाइक दिस। अब ये देखिए, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट। लाइट ऐसे चलती है, मगर जब वो लाइट ऐसे चलती है तो उसके अंदर दो कंपोनेंट होते हैं। लेट अस से ये वाला कंपोनेंट जो ये आपकी तरफ आ रहा है वो यूं करके यूं वेव बन रही है, यूं, ये एक ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है इस डायरेक्शन में आपकी तरफ, और ये एक दूसरा है, एक ऐसे करके वेव बन रही है यूं करके, तो एक ऐसे वेव बन रही है, एक ऐसे वेव बन रही है, एक यूं चल के जा रही है, एक यूं चल के जा रही है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक मैग्नेटिक फील्ड है। उसी को मैं तो यहाँ पर यूं करके मोशन से दिखा रहा हूँ, उन्होंने आपके डायग्राम में रिप्रेजेंट किया हुआ। बहुत ध्यान से देखिए, फिर लिखना तो है ही, खैर छोटे छोटे पॉइंट्स बना के लिखवाऊंगा अभी। ये देखिए, बहुत ध्यान से पेशेंस के साथ में इस डायग्राम को देखिए, इस डायग्राम को देखिए, बहुत ध्यान से इस डायग्राम को देखिए। ये देखिए, ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा, हमें दृश्य पढ़िए, ये क्या लिखा हुआ है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। हाँ, जो लाइट इस डायरेक्शन में ऐसे करके प्रोपोगेट कर रही, ऐसे करके लाइट प्रोपोगेट कर रही है, ठीक है मैम, कुछ बात समझ में आई? जी सर। ठीक, अब इसके परपेंडिकुलर दो लाइंस हैं, इसके परपेंडिकुलर दो लाइन है, मतलब ये जो डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर दो डायरेक्शन और हैं। वो दो डायरेक्शन क्या है कि एक तो ऐसे करके ये डायरेक्शन है, और एक ऐसे करके ये वाला, मतलब चलिए अगर मैं कलर कोडिंग से चलूं तो एक ऐसे करके एक ये डायरेक्शन है, जो कि ब्लैक वाली जो मोटी सी लाइन खींची है उसके परपेंडिकुलर है, और एक ऐसे करके एक ये डायरेक्शन है जो कि ब्लैक वाली लाइन के परपेंडिकुलर है। ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब ये देखिए, ये जो रेड वाली जो हमने ब्लू वाली लाइन खींची है जो परपेंडिकुलर है, तो वहां पर ये ऐसे करके वो ब्लू वाले डायरेक्शन में उसी प्लेन में यूं करके एक वेव चल रही है, उसको ये क्या लिखा हुआ है, दृश्य पढ़िए। मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट। हाँ, मतलब वो वेव मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड है, वो ऐसे करके एक वेव बना रही है। ये जो हमने रेड लिया हुआ है वो भी एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, उसमें एक ऐसे करके वेव चल रही है, दोनों साथ ही चल रही हैं, उन्हीं का चलना ही तो हम ये बोल रहे हैं कि लाइट चल रही है। उसके लिए क्या लिखा हुआ है रेड के लिए, पढ़िए। इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट। तो ये सबको एक साथ में चलते हैं, एक इकट्ठे चलते हैं, और हम बोलते हैं कि देखो लाइट चल रही है। यानी लाइट अकेले नहीं चल सकती, उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड का भी कंपोनेंट होगा वेव का, और एक मैग्नेटिक फील्ड का भी कंपोनेंट होगा वेव का, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी कंपोनेंट होगा, मैग्नेटिक फील्ड का भी कंपोनेंट होगा। पढ़िए क्या लिखा हुआ है, दृश्य पढ़िए। The electric and magnetic field components of an electromagnetic wave. These components have the same wavelength, frequency, speed, and amplitude, but they vibrate in two mutually perpendicular planes. हाँ, म्यूचुअली परपेंडिकुलर के मतलब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के भी परपेंडिकुलर है, ठीक है? ओके सर। हाँ, तो अब ये अंकल ने मैक्सवेल ने थ्योरी दी थी, तो क्या कहा था मैक्सवेल ने क्या पॉइंट्स दिए हैं, क्या कहा है मैक्सवेल ने, क्या बातें बोली है मैक्सवेल ने? हाँ भाई आफिया पढ़िए। According to Maxwell's theory of radiations, light is transmitted in form of electromagnetic waves
These waves are associated with oscillating electric field and magnetic field. These fields are perpendicular to each other and also to the direction of propagation of light. चलिए तो लिखिए भाई, ये जरा सा पॉइंट, छोटा सा पॉइंट लिखिए, फिर वेव के बारे में जानते हैं कि वेव होती क्या चीज है आखिरकार। लिखिए लिखिए, वेव थ्योरी ऑफ लाइट थोड़ा बहुत हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो पॉइंट लिखिए, ये लिखिए। Yes, sir, done. चलिए लिखा भाई, लिखा, नोट डाउन किया। Yes, sir. चलिए अब ये आइए हम देखें कि भाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये बात बताई इन्होंने। आइए वेव से रिलेटेड जो है वो कुछ बेसिक चीज है, जैसे कोई ये वेव इस टाइप से चल रही है, तो कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो कि हमको जानने पड़ेंगे। वेवलेंथ किसे कहते हैं, और क्रेस्ट क्या होता है, ट्रफ क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है। ठीक, तो सबसे पहले आइए हम ये देखते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय अ वेव। वेव किसे कहते हैं? भूमिका भाई बताइए क्या लिखा हुआ है वेव। पढ़िए भूमिका, पढ़िए। अनुष्का शर्मा पढ़िए। Wave, an oscillation accompanied by a transfer of energy that travels through space and time. मतलब एक ऑसिलेशन, एक यूं करके किसी मीन पोजीशन के अलोंग कुछ कोई चीज ऐसे ऐसे चल रही है, तो और मतलब किसी स्पेस के थ्रू वो निकल के जा रही है। इट कैन ऑल्सो ट्रैवल थ्रू वैक्यूम ऑल्सो, ईएम वेव, तो उसी को हम वेव बोलते हैं। यानी वेव एक प्रकार का ऑसिलेशन है, किसी मीन पोजीशन के अलोंग आप घूम रहे हैं, तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर ऊपर वाला हम ऐसी रफ सा डायग्राम है वो बना लेंगे। वेव को लिख लें कि एक वेव इज सिंपली अ काइंड ऑफ ऑसिलेशन। बहुत शॉर्ट में लिखना है तो यही है। तो जरूरी नहीं है कि वो स्पेस के थ्रू ट्रैवल ही करेगा, वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है। जैसे ही लिख जाओ तो बताइए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्या है, ये तो वेव हो गया। नेक्स्ट क्या है, वेवलेंथ। अब ये देखिए, अगर आप ये वेव बनाएंगे
तो वेव बनाएंगे तो जो जो इनका ये हाईएस्ट वाला पॉइंट होता है ना, जो ऊपर ये मीन पोजीशन से जहां जो ऊपर जा सकते हैं, मतलब ये मीन पोजीशन है ये इनकी, जहां से जितनी ऊपर जा सकती है उस हाईएस्ट पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, उस हाईएस्ट पॉइंट को क्या नाम देते हैं, क्रेस्ट। क्रेस्ट। और जो ये मीन पोजीशन से जो नीचे जा सकती हैं उस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं, ट्रफ। तो जो ये आपके दो लगातार कंजिक्यूटिव क्रेस्ट के बीच की जो दूरी है उसी को हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। वेवलेंथ। आप ये भी बोल सकते हैं कि दो कंजिक्यूटिव ट्रफ के बीच की दूरी भी वही होगी, तो चाहे उसको आप वेवलेंथ के नाम से डिफाइन कर लीजिए। तो वेवलेंथ की डेफिनेशन यही है, डिस्टेंस, दूरी, दो कंजिक्यूटिव क्रेस्ट या दो कंजिक्यूटिव ट्रफ इनके बीच की दूरी, दो कंजिक्यूटिव क्रेस्ट या दो कंजिक्यूटिव ट्रफ इनके बीच की दूरी, ये लाइक दिस इज वेवलेंथ। क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, वेवलेंथ क्या लिखा हुआ है, वेवलेंथ कैन बी डिफाइंड एज डिस्टेंस बिटवीन टू मैक्सिमा ऑफ अ वेव। लिखिए, नोट डाउन करिए। डिस्टेंस है तो नेचुरल सी बात है, डिस्टेंस की यूनिट तो एसआई यूनिट तो मीटर्स होगी, वेवलेंथ की भी एसआई यूनिट मीटर्स ही है। अगर लिख लेंगे वेवलेंथ की डेफिनेशन तो फिर बताइए। Yes, sir. लिखिए लिखिए लिखिए। डन सर। लिख ली, वेवलेंथ की डेफिनेशन लिख ली। यस सर। एसआई यूनिट मीटर है वेवलेंथ। अब ये तो देखिए वेवलेंथ हो गई, ये तो वेवलेंथ हो गई। एसआई यूनिट इसकी मीटर्स है, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट। अगर मैं आपसे ये चीज कहूं कि ये दो पॉइंट है हमारे, ये दो पॉइंट है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, पॉइंट ए पॉइंट बी, पॉइंट ए पॉइंट बी। मुझको यहां सेम टाइम में ट्रैवल करना है, ठीक, सेम टाइम में ट्रैवल करना है, बट यहाँ ये मेरा, ये देखिए मेरा ये स्टेप्स का नंबर, ये वेव्स का, ये एक वेव यहां से यहां तक बन रही है, दूसरी वेव यहां से यहां तक बन रही है। अगर मैं यहाँ वेव जो मेरी बन रही है उसकी वेवलेंथ अगर छोटी कर दूंगा तो मुझे नंबर ऑफ वेव्स बनाने के लिए, वहां से वहां तक पहुंचने के लिए नंबर ऑफ वेव्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी, ज्यादा हो जाएंगी। ये मेरे नंबर ऑफ स्टेप्स है, आप ये समझ लीजिए कि कितने स्टेप्स मुझको लेने पड़ रहे हैं वहां से वहां तक पहुंचने के लिए, वो ज्यादा हो जाएंगे। कुछ बात समझ में आ रही है? देखिए मैं और सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, क्लास में भी हम यही एग्जांपल देते हैं जब पढ़ा रहे होते हैं, वैसे फिजिकल क्लासरूम में। तो लेट अस होप के जल्दी ही हम सब लोगों का मिलना हो। पॉइंट ए पॉइंट बी, पॉइंट ए पॉइंट बी, पॉइंट ए पॉइंट बी, ये है, ये सपोज करिए ए से भी 3 पॉइंट्स है। अब इमेजिन द सिचुएशन कि भाई यहाँ ए से बी में जाना हो तो कोई एक बड़ा पर्सन चल रहा है, उसके मतलब के वो अपने फुट रेस कर रहा है, उसके जो स्टेप का साइज है वो इतना है, दूसरा इतना है, तीसरा इतना है, चौथा इतना है। अगर छोटा बच्चा चल रहा है, भले ही वो सेम स्पीड से भी दौड़ रहा है, तो उसके स्टेप का साइज ही छोटा है, तो उसके यहाँ से यहाँ तक चलने के लिए नंबर ऑफ स्टेप्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो ऐसे ही वेव भी है कि भले इन दोनों वेव्स की वेलोसिटी सेम है, मगर क्योंकि इसकी वेव लेंथ ही कम हो गई, स्टेप का साइज, वेव का कि जो एक कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर सकती है वेव, वो डिस्टेंस ही छोटा हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में आपके
जो है वो वेवलेंथ छोटी हो गई तो नंबर ऑफ वेव्स ही क्या हो गई, वो ज्यादा हो गई, ज्यादा वेव बनानी पड़ रही है। यानी यहां से यहां तक ये देखिए, एक वेव, दो वेव बनी, ए से बी में पहुंच गया। मगर जब आपने वेवलेंथ छोटी करी तो एक वेव, दो वेव, तीन वेव, चार वेव, और वेवलेंथ छोटी करी तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छह वेव बनानी पड़ी उतनी दूरी ट्रैवल करने के लिए। तो जैसे ही वेवलेंथ छोटी होती गई, वेवलेंथ डिक्रीज होती गई, तो फिर आपके नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी वेव की है, कितनी वेव बनानी पड़ी, वो ज्यादा होता गया। स्टेप साइज छोटा होता गया तो नंबर ऑफ स्टेप्स ज्यादा होते गए। कुछ बात समझ में आई? यस सर। ये देखिए वही फ्रीक्वेंसी है, यानी कितनी नंबर ऑफ वेव बनानी पड़ रही हैं आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो वेव नंबर की क्या डेफिनेशन है, क्या डेफिनेशन है वेव नंबर की? अन्वेषा पढ़िए। It is defined as the number of wave, the wave number या frequency. मैम फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। It is defined as the number of waves that pass a fixed point in unit time. It is expressed in seconds, in one by second or hertz. It is denoted by V. हाँ, ये इसको हम न्यू बोलते हैं। इंग्लिश में तो मैं न्यू लिख रहा हूं। ये सिंबल जो है वो ग्रीक अल्फाबेट है, न्यू, प्रोनाउंस्ड एज न्यू। जैसे हम न्यू को प्रोनाउंस करते हैं, इसको भी न्यू प्रोनाउंस करते हैं। ये ग्रीक अल्फाबेट है न्यू। तो ये फ्रीक्वेंसी, यानी अब देखिए जितनी वेव्स बन रही हैं उतनी उस पॉइंट से पास करेंगी, वही उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। किसी की वेवलेंथ ज्यादा होगी, स्टेप साइज ज्यादा होगा, तो उसके जो है उसको कम स्टेप्स लेने की जरूरत पड़ेगी, उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। किसी का स्टेप साइज जो है वो छोटा होगा तो उसको ज्यादा स्टेप लेने की जरूरत पड़ेगी, और उसके नंबर ऑफ स्टेप्स भी ज्यादा होंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। यानी अगर वेवलेंथ बहुत किसी की बड़ी है, स्टेप साइज बड़ा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, और अगर किसी की वेवलेंथ ही छोटी है तो उसको नंबर ऑफ स्टेप्स की ज्यादा जरूरत है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। ये फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन है, जल्दी से लिखिए। वेवलेंथ की तो पहले ही आई होप लिखवा दी थी। डन सर। चलिए, ये फ्रीक्वेंसी हो गई। फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ हो गई, फ्रीक्वेंसी हो गई। नेक्स्ट क्या लिखिए? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है? व्हाट इज टाइम पीरियड? वेरी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड। टाइम पीरियड, हाँ भाई दीपाली पढ़िए। The time taken for completion of one wave, it is expressed in seconds. It is denoted by T. हाँ, वेव नंबर जो है वो फ्रीक्वेंसी के बारे में बता दें। फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट है 1/सेकंड, 1/टाइम, और इट इज ऑल्सो नोन एज हर्ट्ज। 1/सेकंड या हर्ट्ज, HZ करके जो आप लिखते हैं, वो अभी और समझाऊंगा मैं कैसे क्या हुआ। ठीक, टाइम पीरियड, एक वेव को बनाने, कंप्लीट करने में जो समय लगता है वो टाइम पीरियड कहलाता है। ठीक, वी हैव 1 मिनट लेफ्ट, तो उसमें हम एम्पलीट्यूड देख लेते हैं। टाइम पीरियड लिख लीजिए, फिर एम्पलीट्यूड देख लेंगे। जब लिख लें तो बताइएगा प्लीज। Yes, sir, done. ठीक, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या है? हाँ भाई एम्पलीट्यूड, अनुश्री गुप्ता पढ़िए।
amplitude, it is defined as the maximum displacement of a wave from its mean position. हाँ, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, मतलब ये है, ये जैसे ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, तो अब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का मतलब ही ये है, ये देखिए कि ये मीन पोजीशन थी, इससे जो ऊंचाई पे गए हम, ये जो क्रेस्ट है, तो ये सेम ही होता है, ये जो जितनी दूरी तय करी है वो क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। सिमिलरली अगर मैं नीचे गया हूं, जो ट्रफ की दूरी है, तो ये वाला डिस्टेंस, ये भी क्या कहलाता है, ये भी क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड। Amplitude. एम्पलीट्यूड। कुछ बात समझ में आई? यस सर। Yes, sir. लिखिए। हाँ, ये जो अगर वेव का एक डायग्राम बनाया हुआ था तो उसी में आप एम्पलीट्यूड को देख सकते हैं। अब ये तो बोरिंग पोर्शन था, यहाँ से जो है वो क्या कहते हैं कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाएगा हमारा केस, तो उसको हम अगली क्लास में, इंटरेस्टिंग पोर्शन जो रहेगा, विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन इन दी नेक्स्ट क्लास। सर जी बताइए बताइए। सर एम्पलीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना फ्रीक्वेंसी के? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल हो, नहीं। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बीच में कोरिलेशन है, वो भी इनवर्स कोरिलेशन। एम्पलीट्यूड हैज नथिंग टू डू विद फ्रीक्वेंसी, कोई लेना देना नहीं है एम्पलीट्यूड का फ्रीक्वेंसी से। ओके। ठीक है, तो ये हमारा आज की क्लास रही थी, और हम अगली क्लास में अपना डिस्कशन कंटिन्यू रखेंगे। अभी इस वीक में जो क्लास होगी, तो एक तो हम डेडिकेटेड डाउट क्लास रखेंगे कि जो भी स्टूडेंट्स के डाउट्स रहे हों उनको हम डिस्कस कर सकेंगे। व्हाट आई विल डू इसके, जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली चीज कही गई थी, तो हम आज ही उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। इट विल बी वेरी इजी, सो आई विल ट्राई टू डू इट। ठीक है, Okay, sir. Thank you, sir. ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।